अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 5054 जो कोड है फिज़िक्स का ओ लेवल्स में, आज हम इस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं इस बाबरकत महीने रमज़ान में। तो ये इसलिए कदम मैंने उठाया है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो एकेडमीज़ की फ़ी वगैरह नहीं पे कर पाते, उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है रजिस्ट्रेशन। पर सब्जेक्ट की फ़ी जो है ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 5 to 10,000 जा रही है। तो इट्स अ डिफ़िकल्ट फॉर एवरी वन। तो मैंने डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह इस कोर्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करूं ताकि सब स्टूडेंट्स जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। आप देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर कैम्ब्रिज ओ लेवल्स फिजिक्स 5054, ये कोड है पेपर का। और 2018 अक्टूबर और नवंबर की जो है मंथ्स में इस पेपर को लिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो P1 है और P1 में 40 MCQs होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, इसके हर पार्ट के 4 मल्टीपल चॉइसेस हैं। तो हमने एक करेक्ट आंसर जो है वो पिक करना होता है। व्हाट इज़ द पॉसिबल मैथ्स फॉर अ नॉर्मल एडल्ट पर्सन। तो नॉर्मल एडल्ट पर्सन का जो मैथ्स है दैट इज 75 kg। ठीक है, यहाँ पर 750 किलोग्राम लिखा हुआ है। इट्स जो है मल्टीप्लाई, अगर ये न्यूटन में होता और हम वेट के साथ मेजर कर रहे होते तो देन इट विल बी करेक्ट। ठीक है, वेट के साथ होता, लेकिन अगर मैथ्स में आएगा तो खाली m की वैल्यू आएगी 75। 7.5, इट्स टू मच स्मॉल वैल्यू। ये एक न्यू बॉर्न बेबी, हेल्दी बेबी का मैथ्स होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 75। क्वेश्चन नंबर 2, a small cylinder is rolled along a ruler and completes two revolution। तो टू रेवोल्यूशन का पर्पस ये है कि मतलब एक रेवोल्यूशन क्या होती है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। तो इट्स वन रेवोल्यूशन। अगर ये सेकंड साइकिल कंप्लीट करती है तो ये टू रेवोल्यूशन होगी। तो ये मीटर रूल पे अगर रीडिंग्स देखें तो मार्क ऑन द सिलेंडर, यहाँ पर अगर आप देखें ये यहाँ से सॉरी, सिलेंडर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इट्स वैल्यू इज 1 हियर। तो 1.4 और कंप्लीट हो रहा है जी 10.2 पे। 10.2 पे कंप्लीट हो रहा है। हम इसको जो है ग्राफिक पैड पे देखेंगे। हमारे पास वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है 10.2 सेंटीमीटर और स्टार्टिंग वैल्यू या इनिशियल वैल्यू दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा कंफर्म भी कर लेता हूँ, 1.4 और 10.2। ठीक है, नाउ व्हाट्स द डिफरेंस हेयर। अगर हम इनका डिफरेंस लें तो दैट इज 10.2 माइनस 1.4। तो इनको अब अगर आप माइनस करेंगे यू विल सी हेयर 10.4। तो यहाँ से आपको कैरी लेना पड़ेगा। तो ये देखें जी 10.2 और 1.4, सो कैरी करते हैं जी यहाँ से। तो इट विल बिकम 12, 9। 12 से 4 माइनस करेंगे 8 और यहाँ से पॉइंट आ जाएगा 9 में से 1। तो 8.8 सेंटीमीटर, दैट इज 8.8 सेंटीमीटर। आप ये देखें कि ये टू रेवोल्यूशंस है, ये टू रेवोल्यूशंस है। अगर यहाँ पर एक बॉल की शेप मैं आपको दिखाऊं, बॉल की शेप कहाँ पर है जी, दैट इज हेयर। ठीक है, ये एक हमारे पास टू, इसका वन रेवोल्यूशन, वन सॉरी क्वेश्चन में है कि जी इसका डायमीटर किसकी इक्वल होगा ना। तो डायमीटर तो होता है 2 पाई आर।
तो अगर ये 2 चक्कर कंप्लीट करेगा तो इट विल मल्टीप्लाइड विद बाय 2। तो हमारे पास ये जो 2 × 2 पाई आर, उन्होंने कहा है कि सरकमफेरेंस किसके इक्वल होगा। तो सरकमफेरेंस जो है 1 रेवोल्यूशन होगा। सरकमफेरेंस किसके इक्वल होगा, 1 रेवोल्यूशन। तो डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। आप 2 इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, यू विल गेट 2 पाई आर विच इज सॉरी 2 पाई आर विच इज 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको 1 RVE कह देते हैं, 1 रेवोल्यूशन। और यहाँ पे अगर आप डिवाइड करेंगे इट्स 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 रेवोल्यूशन मतलब डायमीटर की बात हम कर रहे हैं। तो हम इसलिए मैंने यहाँ पर वैसे 1 जो है सरकमफेरेंस जो होता है 2 पाई आर की इक्वल होता है, तो साथ मैंने वैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप 2 रेवोल्यूशन ही लिख देते तो ये चीज, तो 1 रेवोल्यूशन 2 पाई आर की इक्वल होता है। तो ये जो 2 है यहाँ से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो सकता है, तो मैंने 2 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ से कटिंग हो गई है, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल। और 1 रेवोल्यूशन किसकी इक्वल है, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 सरकमफेरेंस। ठीक है, सो नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It's a 4.4. First option is the correct. 4.4 centimeter. Third, a skydiver is falling at terminal speed, terminal velocity. Terminal velocity वो होती है maximum constant velocity होती है। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर उसके ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है ड्यू टू इट्स वेट, ग्रेविटेशनल पुल, और एक अपवर्ड फोर्स लग रही है जो कि अपथ्रस्ट फोर्स है, एयर की वजह से पुश लग रहा है। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस अगर इक्वल और कैंसिल कर देती हैं तो अब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम भी होगी, कांस्टेंट भी होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्काई डाइवर फॉलिंग एट टर्मिनल वेलोसिटी, which row describe the acceleration of the skydiver and the velocity of the skydiver। तो कौन सी जो रो है वो ए बी सी में से स्काई डाइवर का एक्सेलरेशन, तो चूंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन जीरो है, सी या डी ऑप्शन में से कोई एक बात हो सकती है। वेलोसिटी ऑफ द स्काई डाइवर दैट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यहाँ पर जो है उसका एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, ऑन विच नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स दोनों कैंसिल हो जाती हैं, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी, दोनों अब कोई फोर्स नहीं लग रही, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में, एक डाउनवर्ड है, ठीक है, एक डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड है, तो दोनों ने इक्वल भी हैं। ठीक है, दोनों तभी कैंसिल करेंगी, अब कैंसिल हो गई है तो कोई फोर्स नहीं लग रही, जब कोई फोर्स नहीं लग रही तो वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। ओ सॉरी, एक्सरे फोर्स नहीं लग रही तो एक्सरेशन जीरो हो गया है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, सी ऑप्शन। कम टू द नेक्स्ट, अ साइक्लिस्ट टेक्स अ राइट लास्टिंग 250 सेकेंड्स। तो मतलब एक उसने 250 सेकेंड्स में एक ड्राइव ली है। यहाँ से देखें टाइम एक्स एक्सिस के ऊपर जो है हमारे पास टाइम है, टाइम इन सेकेंड्स है, तो मतलब टाइम के बाद स्लैश एस लिखा हुआ है, इट्स सेकेंड। डिस्टेंस इन मीटर्स है, सेंटीमीटर्स में भी हो सकता था, किलोमीटर्स में भी हो सकता था, डिस्टेंस मीटर्स में है। ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। द ग्राफ शोज फॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन वेरीज विद टाइम। स्टार्टिंग पोजीशन जीरो है, यहाँ से यहाँ तक गया है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, तो होल जर्नी टोटल डिस्टेंस कितना है, 300, टाइम कितना लगा है, 250, तो एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हम इसको बोर्ड पे सॉल्व करते हैं।
टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखें, लुक एट हियर। एवरेज वेलोसिटी ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखते हैं, इसने हमें एवरेज स्पीड का वर्ड यूज किया है, वेलोसिटी नहीं है क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो एवरेज स्पीड नॉट वेलोसिटी, स्पीड। मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है। एवरेज स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस मैं डिस्कस करूंगा, इस रिलेटेड एमसीक्यू आएगा इंशाल्लाह। तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस है जी 300 मीटर्स और टाइम है 250 सेकेंड्स। तो यहाँ से अगर हम कटिंग करें, कट हो गया ठीक है। अब यहाँ से मजीद कटिंग करें तो हमारे पास 5 का टेबल डिवाइड करें। 5 6 आर 30 एंड 5 5 आर, तो 6/5 दैट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड ठीक है। मीटर पर सेकेंड, 1.2 मीटर पर सेकेंड। नाउ कम बैक टू योर पेपर ठीक है। क्वेश्चन पेपर P1 ठीक है 2018, that is 1.2 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन। दैट इज द एवरेज स्पीड। देखें जी, एवरेज स्पीड। बी केयरफुल स्टूडेंट्स, अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा तो स्पीड आएगी, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम होगा तो फिर वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द मेन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जी, एन इंजन पुल्स अ ट्रक एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ लेवल ट्रैक। एक ट्रैक पर जो है एक इंजन है, वो ट्रक को जो है वो ड्रैग कर रहा है, पुश कर रहा है किस स्पीड पे? कांस्टेंट स्पीड पे जी। द लिंक बिटवीन द इंजन एंड द ट्रक ब्रेक्स। ये जो लिंक है ना, ये टूट जाता है, फिर क्या होगा? द ड्राइविंग फोर्स ऑन द इंजन रिमेन्स कांस्टेंट। फोर्स वही लगती है, फोर्स मजीद नहीं बढ़ी, फोर्स वही है, लेकिन दो चीजों के दरमियान में अगर आप यहाँ देखें, दो चीजों के तो दरमियान में जो लिंक था वो टूट गया है। अब ये उसी फोर्स से आगे जाएगा ठीक है। फोर्स वही लग रही है, इंजन ने फोर्स ज्यादा नहीं लगानी, वही फोर्स, लेकिन पहले लोड अटैच था, अब लोड अटैच नहीं है। तो लोड अटैच नहीं है, खाली इंजन है, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी ठीक है। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जो ट्रक है जिसको वो पुल कर रहा था, अब इसके ऊपर फोर्स कॉन्टिन्यूसली नहीं लगेगी क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो गया है। तो अब इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। What effects does this have on the engine and on the truck? इंजन फर्स्ट ऑप्शन में है, फर्स्ट कॉलम में है, ट्रक सेकंड कॉलम में है। तो इंजन स्पीड अप यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। इंजन की स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि लोड नहीं है ना, खाली इंजन है। ट्रक के बारे में आ रहा है जी स्लो डाउन, एक इस ऑप्शन में आ रहा है, एक इस ऑप्शन में आ रहा है। स्टॉप्स इमीडिएटली, नहीं फौरन तो नहीं रुकेगा ना, ट्रैक पे चल रहा है तो कुछ, इट विल टेक सम टाइम। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इंजन स्पीड अप्स और ट्रक को आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम होगी। होता यह है, जब आप लोड बढ़ाते जा रहे हैं, इंजन एक ही है, आप जो है जितना लोड बढ़ाते जाएंगे ओवरऑल स्पीड कम होगी, लेकिन अगर लोड डिस्कनेक्ट करते जाएंगे तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी
ठीक है, वही पावर है, वही सब कुछ है, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि अब लोड नहीं है। ठीक है, तो दैट इज अ मेन डिफरेंस, लोड कम हुआ है। इसलिए छोटी गाड़ियां जो होती हैं, अगर बड़ी गाड़ी सारा कुछ हॉर्स पावर सब कुछ सेम हो, तो छोटी गाड़ी जल्दी आगे चली जाती है। ठीक है, बड़ी गाड़ी की निस्बत। What happens to an object? Sixth question. When it is moved to a location where the gravitational field strength is slightly greater. अगर G की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G होता है, दैट इज here on the surface of the earth, it's a 10 न्यूटन। ठीक है, या जो है वो इसकी वैल्यू जो है 10 न्यूटन पर केजी। ठीक है, मीटर पर सेकेंड ये स्क्वायर, या 10 न्यूटन पर केजी। तो जी की वैल्यू, इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इन ऑप्शंस में क्या। मैं आपको एक थोड़ी सी बात यहाँ समझा दूं पहले। लुक एट हियर, यहाँ पर बात हो रही है, आप एक ऐसे एरिया में गए हैं जहां पर फोर्स किसकी इक्वल होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, अब जी की वैल्यू बात हो रही है, व्हाट इज जी, दैट इज एफ ओवर एम। एम इस साइड पे आकर डिवाइड हुआ है। नाउ कैन यू से कि एम तो कांस्टेंट है, दैट इज कांस्टेंट। वो कहते हैं जी बढ़ गया है। जी की वैल्यू वैसे क्या होती है, मैंने आपको अभी बताया, 10 न्यूटन पर केजी, या जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे 9.8 लेकिन राउंड ऑफ हम यूज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, ओके, mass is everywhere, mass is constant। ठीक है, तो जी का डायरेक्टली रिलेशन फोर्स के साथ बन रहा है, इट्स मीन जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। वेट भी तो फोर्स होती है ना, अगर ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो वेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दैट इज सिंपल मीनिंग। ठीक है, अब वापस हम जाते हैं क्वेश्चन पे, P1 पे 2018, क्वेश्चन नंबर 6। इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस, mass decreases, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इट्स वेट इंक्रीजेस, यस। तो अगर उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्लाइटली बढ़ती है, देखें, स्लाइटली ग्रेटर, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज स्लाइटली ग्रेटर, इट्स वेट इंक्रीजेस। ठीक है, मैंने ऑप्शन आपको समझा दी है। 7 देखें, टू सिलेंडर्स पी एंड क्यू आर मेड ऑफ कॉपर। दोनों सिलेंडर्स हैं, एक थोड़ा हाइट में बड़ा है, एक थोड़ा विड्थ ज्यादा है। ठीक है, द हाइट ऑफ द पी इज ट्वाइस द हाइट ऑफ द क्यू। इसकी हाइट डबल है क्यू से। द डायमीटर ऑफ पी इज द हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ क्यू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसकी हाइट, पी की हाइट क्यू से डबल है, और क्यू का डायमीटर पी से डबल है। ठीक है, मतलब इसका हाफ है तो ये डबल हुआ। और अब हमने देखना है कि क्या चीज, बहुत चार ऑप्शंस हैं, मैंने पढ़ ली हैं। मैं आपको पहले इसकी थोड़े सेंस क्लियर कर दूं। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, फिर हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। हाँ, सी हियर, एक डायग्राम्स दो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक है सिलेंडर, और दूसरा सिलेंडर हम साथ ही रखते हैं, और इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से देते हैं। ओके, क्लियर? नाउ सी हियर, अगर हमें इनका वॉल्यूम, या वॉल्यूम से ही क्लियर होगी बात, कि वॉल्यूम की बात हो रही है। लेट्स सपोज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर किसकी इक्वल होता है, इट्स अ बेस एरिया एंड इट्स अ हाइट। क्योंकि डायमीटर और हाइट की बात हो रही है ना, तो डायमीटर किस में इंक्लूडेड होगा, बेस। वॉल्यूम किसकी इक्वल होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम का जनरल फार्मूला है,
दैट इज P एंड दैट इज Q। इसकी हाइट डबल है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ P मेजर करते हैं, बेस एरिया मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ दिस, ठीक है। इसकी हाइट लेट सपोज है जी H1 है, तो ये 2H की इक्वल है, और यहाँ पर H1 जो है वो H की इक्वल है, ठीक है। इसकी हाइट H की इक्वल है, लेकिन P की हाइट जो है वो, सॉरी इसको H2 का नाम देना चाहिए, और ये 2H की इक्वल है। अगर इसका डायमीटर की बात करते हैं, तो डायमीटर डबल होगा तो बेस एरिया डबल हो जाएगा, क्योंकि बेस एरिया में पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर, अगर हम P की बात की है तो यहाँ पर 2H मैंने यूज किया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 बेस एरिया इंटू हाइट। अब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं Q के लिए, दैट इज VQ। यहाँ पर भी हम बेस एरिया, और बेस एरिया 2 टाइम्स होगा इनटू हाइट। इसकी हाइट कितनी है, H है, सिंगल H है, लेकिन बेस एरिया डबल है। वाई डबल, क्योंकि इसका डायमीटर अगर D1 का डायमीटर जो है वो D है, तो यहाँ पर D2 का डायमीटर 2D है, जिससे बेस एरिया भी डबल हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, तो आंसर विल बी रिमेन सेम, 2 बेस एरिया इंटू हाइट। तो अगर ये देखें, ये VQ है, तो VQ किसकी इक्वल आ गया, VP की इक्वल आ गया। ये भी तो वही चीज है ना, ओके। नो इफेक्ट, रिमेन सेम। तो देखते हैं ऑप्शंस अब हमारे पास, जो 4 ऑप्शंस हैं उनको देखें। द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर P is 4 times, नो। Density of the P is twice the cylinder of Q. No. Density of P is equals to the density of the cylinder Q. That is a correct option. ठीक है। अगर वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। Now come here. Question number 8. Which diagram shows the addition of 4 Newton and 3 Newton forces? तो इसको कहते हैं which rule, हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल, सॉरी। ठीक है। तो हेड टू टेल रूल होता है कि वेक्टर्स जो है ना, फर्स्ट वेक्टर का हेड जो है वो सेकंड वेक्टर की टेल के साथ कनेक्टेड हो, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है इट स्टार्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो इसको बोर्ड पे भी करके देख लेते हैं, 4 ऑप्शंस गिवन हैं, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है एडिशन ऑफ द वेक्टर्स के लिए। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से मैं कह रहा हूँ कि किया जाता है। तो हम नेक्स्ट पेज को यूज कर लेते हैं। हेड टू टेल रूल ये होता है, अगर ये वेक्टर है फर्स्ट वेक्टर, इट्स अ फर्स्ट वेक्टर, इसको हम F1 कहते हैं, और सेकंड वेक्टर हमारे पास है इस डायरेक्शन में, दैट इज F2। अब इनको ऐड कैसे करना होगा, इनको ऐड ऐसे करना होगा कि फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन नहीं, हाँ पोजीशन चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। ये F1 है। अब इसको उठाकर हमने क्या करना है, इसको उठा के यहाँ लेकर आना है, ठीक है। इसकी प्लेसमेंट चेंज करनी है। सो यू विल गेट येलो, दिस वन इज द येलो। इसको हम यहाँ उठा लेते हैं F2 को। दैट इज F2, और ये हमारे पास F1 है। तो क्या किया है,
head to tail rule, addition of the vectors. फोर्सेस को ऐड करने का मतलब है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसका मेथड का नाम क्या है? हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में हेड ऑफ जॉइनिंग द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ द सेकंड। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसको हमने कैसे फाइंड करना होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट। तो ये इसकी डायरेक्शन बनेगी। अगर हम इसको भी शो कर लें, ये बनेगी, इसकी ये डायरेक्शन बनेगी। दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो मैं कह रहा हूं कि इसकी रिजल्टेंट फोर्स विल बी, हम क्या इसको कह सकते हैं जी? रिजल्टेंट फोर्स विल बी फ्रॉम द टेल ऑफ द tail of first to the head of the last। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगी। अब आप अपनी बुक पे देखें कौन सी ऑप्शन आपको बेटर लग रही है। जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया है, मैं साथ साथ एमसीक्यूज इसीलिए बच्चों स्टार्ट किए हैं कि साथ साथ आपको मैं कॉन्सेप्ट देते चला जाऊँ। इंशाल्लाह 3-4 आपने पेपर कर लिए विद दीज कॉन्सेप्ट्स, और आपके टॉपिक भी साथ साथ कवर हो रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर P2 इजी रहेगा आपके लिए और ATP भी इजी रहेगा। तो देखें, फर्स्ट देखें जी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये नहीं हो सकता क्रॉस है, क्योंकि यहाँ से लास्ट से फर्स्ट की तरफ आ रहा है। इसमें इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये नहीं हो सकता। थ्री थ्री न्यूटन अपवर्ड है, दोनों फोर्सेस सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ये एडिशन नहीं हो रहा। यहाँ भी दोनों एक ही पॉइंट की तरफ आ रही हैं, तो ये भी एडिशन नहीं हो रहा। ठीक है। तो अच्छा, आप कहेंगे सर वाई आपने इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में क्यों रखा है, अलाइन क्यों रखा है? ये एंड हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि इन टू फोर्सेस को ऐड करें और रिजल्टेंट जो है वो 5 न्यूटन आएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो 5 न्यूटन। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्टेड टू द मेंस, ठीक है, is used to lift the bricks to the top of the building. The fuse, there is a fuse in the plug. How can the efficiency of the motor be increased? Plug इसलिए फ्यूज इसलिए लगा दिया जाता है कि एक खास करंट उसमें से पास कर सके। तो उससे हाई करंट भी आएगा, तो फ्यूज ने जो है वो जो है डिस्कनेक्ट कर देना है सर्किट को। तो एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो इंक्रीज द फ्रिक्शन इन द मोटर, नहीं रॉन्ग। ये फ्रिक्शन से तो एफिशिएंसी कम होगी, एनर्जी वेस्ट होगी। रिड्यूस द एनर्जी लॉसेस इन द मोटर, मतलब फ्रिक्शन को कम करना है जिससे एनर्जी लॉस कम से कम हो। दैट इज अ रीजनेबल आंसर। यूज अ फ्यूज विद हाई करंट रेटिंग, तो फ्यूज ऐसा यूज करेंगे जिसकी करंट ज्यादा होगा। तो करंट बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी ज्यादा, पावर लॉस ज्यादा होता है। ये जो है वो जॉस लॉ में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम हियर। Air is trapped in the cylinder by a piston. The pressure of the air is P. The length of the air column is 20। यहाँ पर देखें, ये पिस्टन है, 20 सेंटीमीटर तक की एयर उसमें फंस चुकी है, ट्रैप हो चुकी है। द पिस्टन इज मूव्ड आउटवर्ड until the length of the air column has increased by 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर की अगर लेंथ और बढ़ा दी जाए तो एयर जो है वो एक फिर उसमें बैलेंस्ड हो जाएगी, और फिर उस इस पॉइंट पर वो जो है एयर पिस्टन के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगी। अगर 40 सेंटीमीटर और इधर बढ़ जाए, द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द न्यू एयर प्रेशर। तो ये ऑप्शंस हैं हमारे पास A B C D।
तो पहले जब 20 सेंटीमीटर, इसको बोर्ड पे देखें आप, नो लुक एट हियर। मैं यहाँ से एक पिस्टन सिलेंडर भी बना लेते हैं। और इसको चले इस तरह ही सही, तो ऐसे इस तरह ये बढ़ सकता है, अब बढ़ सकता है। अब मैं इसे रोटेट कर देता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, इसके मैंने 3 पार्ट्स बना देता हूँ। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे पिस्टन है, एक सिलेंडर है, एक लाइन यहाँ पे आ गई। इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब आप देखें कि जो फर्स्ट लाइन है दैट इज 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। अब आप देखें ये 20, 20, 20, 20, ये मिला के कितना हो गया? 40। अब वो पिस्टन पहले यहाँ पे था, ठीक है, अब पिस्टन यहाँ पे चला गया। तो जब यहाँ पे था तो इनको 3 इक्वल पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ द सिलेंडर को 1, 2 और 3 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। तो इट्स मीन मुझे वैल्यूज ये 1, 1, 1 रेशो ले रहे हैं 3 इक्वल पार्ट्स में। तो आप देखें कि अगर अगर मैं 20 सेंटीमीटर पर है तो प्रेशर जो है वो मेरे पास P/1 आ रहा है, अगर फॉर 20 सेंटीमीटर। तो मेरे पास प्रेशर जो है वो P आ रहा है, ठीक है। और अगर जो है फॉर 40 सेंटीमीटर इंक्रीज, 20 प्लस 40 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं, तो टोटल कितना हो गया जी? 60 सेंटीमीटर। तो प्रेशर कितना बढ़ रहा है? हाउ मच टाइम्स? 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, the pressure will be 1/3 टाइम्स डिक्रीज्ड। प्रेशर कितना कम हुआ है? 1/3 टाइम्स। तो क्योंकि क्वेश्चन में ये है कि प्रेशर लेंथ ऑफ द सिलेंडर पिस्टन आउटवर्ड ही पुश होता रहेगा जब तक हम इसकी लेंथ को 40 सेंटीमीटर इंक्रीज नहीं कर देते। नाउ गोइंग टू योर क्वेश्चन। ये देखें जी, इंक्रीज बाय 40 सेंटीमीटर। तो जब इंक्रीज बाय 40 सेंटीमीटर, 20 प्लस 40, तो पहले आपके पास 1 पार्ट था, अब 2 और आ गया, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर जो रह जाएगा वो 1/3 टाइम्स रह जाएगा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैं इस फाइल को भी अटैच कर दूंगा आपके यूट्यूब उस पर, ठीक है, लिंक में इंशाल्लाह। तो आप इन लेक्चर्स को देखें, जो क्वेश्चंस हैं आपके वो आप मुझसे डिस्कस करें। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी मैं छोड़ूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पेपर्स आएंगे उनमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी होमवर्क असाइन किया करूँगा। थैंक यू। और इंशाल्लाह इसको देखते रहें, और आई होप कि आपके इंशाल्लाह नॉलेज में भी, कॉन्सेप्ट्स में भी इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम।